स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन काल, और प्राचीन काल के तहत मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य के तहत मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास में हमने कैसे कलिंग के बारे में देखा था। एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर संक्षेप में थोड़ा सा समझ में नहीं आया, कलिंग का युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन। तो एक लाइन में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सिंपल एक लाइन में अगर हमको समझना है कलिंग का युद्ध, तो एक लाइन में हो जाएगा दोस्तों, समझ लीजिए कि आप मगध जो है दोस्तों समझ लीजिए कि बिहार है, और कलिंग समझ लीजिए दोस्तों उड़ीसा है। मगध बिहार है और कलिंग उड़ीसा है। तो बिहार का राजा का नाम अशोक है और कलिंग का राजा का नाम अनंत है। और अनंत और अशोक मतलब उड़ीसा और बिहार के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बिहार जीत गया और उड़ीसा हार गया, जिसमें 2 लाख से ज्यादा सेनाओं का मृत्यु हो गया है। इसी वजह से अशोक को लगा कि कहीं ना कहीं कलिंग को हराने में मेरा ही योगदान रहा, इतने नरसंहार में मेरा ही योगदान रहा। इसी नाते अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये दोस्तों था एक लाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने क्या किया। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था दोस्तों कि भेरी घोष से धम घोष की नीति, मतलब युद्ध प्रिय व्यक्ति धर्म के रास्ते पे, नैतिक रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो गए थे। तो अब सवाल है कि अशोक युद्ध के बाद, हृदय परिवर्तन के बाद पूरे के पूरे मगध साम्राज्य के अंदर क्या क्या किए। तो आप देखोगे दोस्तों कि मगध साम्राज्य के जानने के स्रोत जब आप पढ़ोगे, सोर्स दोस्तों जब पढ़ोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक होता अभिलेख, जिसको दोस्तों इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है दोस्तों अभिलेख। साहित्य तो हम लोग देखे ही थे, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज, इंडिका, विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस। तो साहित्य तो दोस्तों हम लोग देखे थे, दीपवंश, फिर आप लोग देखे ही होंगे। लेकिन अब सवाल है कि साहित्य के अलावा प्राचीन इतिहास, सिर्फ मौर्य नहीं, भारत के प्राचीन इतिहास के जानने के लिए भी अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आप देखोगे दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जगह जगह पर शांति का मैसेज देने के लिए अभिलेख के माध्यम से संदेश भिजवाए। अब सवाल होता है कि अभिलेख है क्या, अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा दोस्तों अभिलेख देखेंगे, इससे बहुत सारे सवाल आएंगे। तो आप दोस्तों देखोगे अभिलेख, इसको दोस्तों आप संधि विच्छेद करोगे तो अभी का मतलब होता अंदर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, और लेख का मतलब होता है दोस्तों लिखना, और लेख का मतलब होता है दोस्तों लिखना, मतलब अंदर की ओर लिखना। जैसे जनरली आज हम लोग दोस्तों पेन और पेपर का यूज करते हैं, तो हम लोग अंदर की ओर अगर लिखेंगे तो पेज फट जाएगा। लेकिन प्राचीन काल में जनरली लिखते क्या थे, तो प्राचीन काल में आप देखोगे या तो पत्थर होता था, धातु भी होता था। जनरली धातु और पत्थर का प्रयोग होता था। आज भी गांव में दोस्तों देखोगे कि कोई जो बर्तन होता है, एल्युमिनियम का हो या पीतल का हो, तो उस पे लोग नाम लिखवाते हैं ताकि उनका बर्तन अगर खो जाए तो उससे मिल जाए। तो आप देखोगे बर्तन पे अंदर की ओर उत्कीर्ण किया जाता है, इंस्क्रिप्ट किया जाता है। साथ ही साथ पत्थर में दोस्तों देखोगे, जैसे मान ले गांव में कोई चबूतरा बनता था या स्कूल बनता था, या फिर आप देखो कि कुआं बनता था, तो कहीं ना कहीं जब अभी नया नया जब आप देखोगे सीमेंट चढ़ता था तो लोग उस पर अपना नाम लिख देते थे रात में,
सुबह में सूख जाने के बाद वो नाम क्या होता था, परमानेंट के लिए उसी पे उत्कीर्ण हो जाता था। तो दोस्तों आप देखोगे या तो पत्थर पे या तो धातु पे अगर अंदर की ओर लिखोगे तो उसको कहते हैं क्या, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। तो जनरली अशोक के काल में दोस्तों आज जैसा पेन पेपर तो था नहीं, तो जनरली वो मैसेज कैसे देखते थे, बड़ा बड़ा पत्थर के अंदर उत्कीर्ण करवाते थे, धातु के अंदर उत्कीर्ण करवाते थे। आप देखोगे कि जैसे दिल्ली में, जैसे दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख, फिर दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख अभी देखोगे तो उसमें किस तरह से उत्कीर्ण करवाया गया है। तो अभिलेख दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभिलेख का मतलब हुआ अंदर की ओर लिखना। अब जैसे क्वाइन होता है दोस्तों, तो क्वाइन के अंदर में जैसे डेट दिया होता है तो क्या होता है, उत्कीर्ण होता है। या क्वाइन के अंदर कुछ भी लिखा जाता है तो क्या होता है, उत्कीर्ण होता है, मतलब अंदर की ओर लिखा जाता है। जबकि नोट जो है दोस्तों, नोट 10 का नोट या 20 का नोट उत्कीर्ण नहीं होता, उसको ऊपर सतह पे लिखा जाता है। तो दोनों में टेक्निकल डिफरेंस यही है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग अभिलेख पढ़ेंगे तो अभिलेख कितने प्रकार के हैं। तो जनरली अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। आप देखोगे कि अभिलेख को, जैसे अशोक का अभिलेख इंस्क्रिप्शन, तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख दोस्तों होता है जैसे बड़ा बड़ा ऐसे पत्थर है, आयताकार पत्थर, बड़ा बड़ा आयताकार पत्थर आप देखोगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो बड़ा बड़ा पत्थर पे अगर हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं शिलालेख। शिला का मतलब पत्थर और लेख का मतलब लिखना, पत्थर पे लिखना, तो बड़े बड़े पत्थर पे लिखते हैं। और दूसरा है दोस्तों स्तंभ लेख, इसको बोलते हैं स्तंभ मतलब पिलर। जैसे ये तो हो गया रेक्टेंगुलर, और एक होता है दोस्तों बेलनाकार। बेलनाकार मतलब ऐसे पिलर होता है, इस पिलर पे अगर मान ले कुछ लिख दे रहे हो ए बी सी ऐसे करके, और यहाँ पर अगर मान ले कुछ लिख रहे हो ए बी सी, तो ये बड़ा बड़ा पत्थर है दोस्तों, तो इसको बोलेंगे शिलालेख। और एक होता है दोस्तों स्तंभ लेख, ये एक तरह से पिलर है। इंग्लिश में इसको दोस्तों बोलते हैं रॉक एडिक्ट, और इसको बोलते हैं दोस्तों पिलर एडिक्ट। और एक होता गुहा लेख। गुहा मतलब क्या, गुफा। जनरली आप देखो कि बराबर की गुफाओं में, जैसे आप पढ़ोगे गया के क्षेत्र में बराबर की गुफाओं में, जहां आप देखो कि अशोक ने जैसे कि सुदामा गुफा, विश्व की झोपड़ी, चौपार, कर्ज, इस तरह के जो गुफाएं हैं, गुफाएं के अंदर में लिखा जाता था। तो दोस्तों या तो पत्थर पे आप लिख रहे हो जिसको शिलालेख बोल रहे हैं, जो आयताकार बड़ा बड़ा होता था, जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड है, तो डिजिटल बोर्ड दोस्तों हो गया आपका शिलालेख आयताकार रूप में। और पिलर दोस्तों जैसे मैं खड़ा हूं, तो पिलर हो गया दोस्तों इस तरह का आकार में, बेलनाकार में। और गुहा लेख मतलब गुफा। तो जनरली 3 तरह का दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख। अब इसमें भी आप देखोगे दोस्तों कि शिलालेख, जो यहां पर आप देखोगे दोस्तों कि शिलालेख, तो शिलालेख से सवाल होता कि टोटल शिलालेख कितने हैं, कहां कहां पाए गए हैं, किस किस लिपि में, किस किस भाषा में है। तो यहां से दोस्तों बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने क्या मैसेज दिया है, भेरी घोष से धम घोष किस शिलालेख में, सहिष्णु किस शिलालेख में, सारे प्रजा हमारे संतान है किस शिलालेख में है, कलिंग का युद्ध किस शिलालेख में है। तो कहीं ना कहीं शिलालेख से भी दोस्तों बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। इसमें एक पहला होगा दीर्घ शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, और एक होगा दोस्तों यहां पर लघु शिलालेख, लघु माने छोटा, और एक दोस्तों होता है पृथक शिलालेख जो अलग हो, सेपरेट। तो शिलालेख में दोस्तों 3 तरह का हम लोग शिलालेख पढ़ेंगे कि दीर्घ शिलालेख क्या है, लघु शिलालेख क्या है। दीर्घ मान अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा बड़ा का बात है, लघु मतलब छोटा शिलालेख क्या है, और एक पृथक मतलब सेपरेट, अलग अलग, पर एकदम अलग अलग जो है, जिसका आप देखो कि विखंडित रूप में पाया गया, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं। तो एक हो गया आपका दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और पृथक शिलालेख। इसको आप बोलोगे दोस्तों रोक एडिक्ट। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों मेजर रोक एडिक्ट,
मेजर रोक एडिक्ट, ये हो जाएगा आपका माइनर रोक एडिक्ट, और ये हो जाएगा दोस्तों सेपरेट रोक एडिक्ट। तो 3 तरह के दोस्तों हम लोग देखेंगे शिलालेख, फिर आप देखेंगे गुहा लेख, सॉरी स्तंभ लेख। अभी हम लोग देखेंगे 3 तरह का अभिलेख है, एक है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। तो दूसरा में आते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पिलर एडिक्ट। तो पिलर में भी दोस्तों आप देखोगे इसमें भी एक मेजर मतलब दीर्घ स्तंभ लेख है, जिसको बोलोगे मेजर पिलर एडिक्ट, और एक इसमें है लघु स्तंभ लेख। मतलब दोस्तों हो गया यहां पर माइनर पिलर एडिक्ट। तो दोस्तों देखिए अब एक और आएगा आपको दोस्तों गुहा लेख। जिसको बोलते हैं दोस्तों कैव एडिक्ट। तो जनरली आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 3 तरह का अभिलेख, एक शिलालेख रोक एडिक्ट, दूसरा स्तंभ लेख जिसको पिलर एडिक्ट, और तीसरा गुहा लेख जिसको कैव एडिक्ट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जनरली यूपीएससी में बहुत सारे सवाल अगर प्राचीन भारत का हो तो अशोक के अभिलेख से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, या फिर कोई भी स्टेट पीएससी हो, और खास करके अगर आप बिहार पीएससी दे रहे हो तो अशोक का अभिलेख और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि अभिलेख कितने प्रकार के हैं, अभिलेख का भाषा क्या है, अभिलेख का लिपि क्या है, कहां कहां किस किस राज्य में पाए गए। तो बहुत सारे सवाल, और हर अभिलेख या शिलालेख में अशोक ने क्या मैसेज देना चाहा। तो दोस्तों आज हम लोग थोड़ा सा आगे और एक पॉइंट देखेंगे, जैसे भाषा और लिपि थोड़ा समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लें यहाँ पर आप देख लिए कि सबसे पहले मेरा पत्थर है, या तो पत्थर पे मुझे कुछ लिखना है या तो पिलर पे मुझे कुछ लिखना है। समझिए कि दोस्तों ये आपका कॉपी है, इसी पे आपको कुछ ना कुछ लिखना है। लिखने के लिए आपके पास भाषा चाहिए और लिपि। भाषा मान ले अगर देखा जाए, लिपि पहले लिपि देख लो। लिपि का मतलब होता है दोस्तों सिंबल, जैसे कुछ लिखना है, या तो जैसे हम लिख दिए कमल, तो ये मेरा देवनागरी लिपि में कमल हो गया। अगर मान ले मैं कमल का चित्र बना दूं, तो दोस्तों ये क्या होगा, ये चित्रात्मक लिपि हो गया। चित्रात्मक लिपि होगा, चित्र के माध्यम से कमल बोल रहा, और ये क्या बोल रहा, देवनागरी लिपि के माध्यम से बोल रहा कि कमल लिखा हुआ। और मान ले अगर लिख दे ऐसे लोटस, तो दोस्तों रोमन लिपि के माध्यम से कमल होगा। तो लिपि कहने का मतलब होता है कि सिंबल, कि आप किसको कैसे लिखते हैं। अगर आप ऐसे लिख दो तो इसका मतलब ही कमल है। अगर आप चित्र के माध्यम से दिखा दो तो इसका मतलब ही कमल है। या तो आप अगर देवनागरी लिपि में भी लिख दो तो इसका मतलब ही कमल है। तो ये क्या हो गया, किसी एक प्रकार का सिंबल है, एक प्रकार का प्रतीक है, जिसके माध्यम से आप किसी भी भाषा को रिप्रेजेंट करते हो। अब इसी प्रकार जैसे दोस्तों मैं बोलता हूं, जैसे यह कमल है, तो दोस्तों आप देखोगे यह कमल देवनागरी लिपि में होगा। अगर मान लो इसको हिंदी में अगर आप कोई लिखना चाहेगा रोमन लिपि में, तो यह कमल, बात वही है दोस्तों, लेकिन यहां पर क्या होगा, लिपि का अंतर होगा। और भाषा में क्या हो सकता, हो सके भाषा आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, भाषा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी एक ही लिपि में हम बहुत सारे तरीके से लिखेंगे। अभी इसका यूज होगा, जैसे अशोक उस समय भाषा के रूप में संस्कृत, प्राकृत, मगही, अर्धमगही भाषा का प्रयोग किए हैं। जबकि लिपि में दोस्तों देखोगे, या तो ब्राह्मी लिपि, या तो खरोष्टी लिपि, या तो अरमाइक लिपि, या तो ग्रीक लिपि। तो लिपि का प्रयोग और भाषा का प्रयोग अलग अलग अशोक ने अपने शिलालेख में किया, और इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि किस भाषा में लिखा गया, किस लिपि में लिखा गया।
तो वहां पे आपको दोस्तों कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंट्रो दे रहा हूं, क्योंकि वहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो। अब सवाल है कि चलो हम लोग समझ में आ गया कि लिखने के लिए क्या प्रयोग किए थे, पत्थर या तो पीलर। भाषा में क्या प्रयोग किए थे, या तो संस्कृत या तो प्राकृत या तो मगही या तो अर्धमगही। लिपि में क्या था, तो ब्राह्मी, क्रोस्टी या तो अरमाइक। तो आप देखोगे दोस्तों कि भाषा समझ में आ गया, लिपि समझ में आ गया, कैनवास क्या है, मेरा पत्थर पे लिख रहे हैं, पिलर पे लिख रहे हैं, समझ में आ गया। अब सवाल है उस पर लिख क्या रहे हैं, तो विषय क्या है। तो दोस्तों विषय कहने का मतलब कि संदेश, कहने का मतलब कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखो कि अशोक अपने या तो शिलालेख पे या तो दोस्तों स्तंभ लेख पे अपना मैसेज देना चाह रहे थे। कौन सा मैसेज, तो नैतिक, धार्मिक, सहिष्णु, भाईचारा, दया, करुणा। आप देखोगे सत्य, अहिंसा। तो हर जगह कहीं ना कहीं अशोक, जब कलिंग युद्ध के बाद उनका धर्म परिवर्तन होता है, तो पूरे क्षेत्र में, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के अलावा आप देखो कि अफगानिस्तान का क्षेत्र में, ग्रीक के क्षेत्र में, पाकिस्तान के क्षेत्र में, इधर भारत के क्षेत्र में, हर जगह क्या किए कि या तो स्तंभ लेख या तो शिला लेख के माध्यम से अपना मैसेज देना चाह रहे थे कि नैतिक बनो, धार्मिक बनो, सहिष्णु बनो, सत्य अहिंसा को फॉलो करो। साथ ही साथ अपने बेटा जैसे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी दूर दूर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजे। तो इस जनरली जो शिला लेख मिला दोस्तों, या स्तंभ लेख मिला है या गुहा लेख मिला, तो जनरली उनका जो उसमें लिखा हुआ जो मैसेज है एक नैतिक जीवन, एक सहिष्णु जीवन, एक भाईचारा का जीवन, एक सत्य अहिंसा का जीवन, एक दया का जीवन। तो इस तरह का पूरा उनका मैसेज भरा पड़ा है। इसमें आप देखोगे कि सारे शिलालेख पे या सारे स्तंभ लेख पे एक मैसेज लिखा हुआ है जो नैतिक बनाना चाह रहा, लोगों में भाईचारा लाना चाह रहा। और ऐसा शिलालेख क्यों बनवाए, क्योंकि पता है दोस्तों कलिंग के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो इसमें ओवरव्यू अगर देखा जाए दोस्तों, तो आज का टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक है अभिलेख क्या है, अभिलेख का मतलब क्या होता है, फिर अभिलेख के प्रकार क्या है। तो प्रकार में बताया दोस्तों शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। फिर आगे बताएंगे कि कितने प्रकार का भाषा का प्रयोग हुआ है, कितने प्रकार का लिपि का प्रयोग हो गया, कहां कहां पे शिलालेख, कहां कहां पे स्तंभ लेख रखा गया है, और उस लेख के तहत उसमें मैसेज अशोक क्या देना चाह रहे हैं। इसी में जो लास्ट क्लास में दोस्तों जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे मास्की का और गुर्जरा में, इस अभिलेख में हमको पता चला कि अशोक का नाम क्या था, ते देवा नाम पीर अशोक। तो कहीं ना कहीं अभिलेख में ही पता चला था कि उसका क्या नाम लिखा हुआ था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गया, गिरनार में क्या लिखा हुआ था, अशोक मौर्य। भाबरू में क्या लिखा हुआ था, तो पीर्यदसी। तो आप दोस्तों यहां पर क्वेश्चन इसी से तो पूछेगा ना, भाबरू में क्या है, तो पीर्यदसी। गिरनार में क्या है, तो दोस्तों आप देखोगे अशोक मौर्य। इसी तरह दोस्तों पूछेगा किस किस शिलालेख, सबसे बड़ा शिलालेख कौन है, सबसे छोटा शिलालेख कौन है, रुक्मिणी सबसे छोटा है, सातवां स्तंभ लेख सबसे बड़ा है। तो दोस्तों इस सारे के सारे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और अगर बात देखा जाए दोस्तों, अगर ऐसा मैप बनाओगे तो जनरली आप देखोगे कि किस किस, आप देखोगे कि जनरली इधर आप ग्रीक का क्षेत्र, तो ग्रीक में जनरली ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ। फिर थोड़ा सा इधर आओगे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में दोस्तों यहां पे आप देखोगे अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। फिर थोड़ा सा इधर पाकिस्तान का क्षेत्र में दोस्तों आओगे तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। फिर बाकी इंडिया में दोस्तों में जनरली ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो आप अगर लिपि ब्राह्मी है तो भाषा क्या होगा इंडिया में, या तो अर्धमगही या तो मगही या तो संस्कृत। अगर तुम देखोगे खरोष्टी लिपि तो जनरली या तो
उर्दू यूज ज्यादा हुआ होगा। इधर आप चले जाओगे तो ग्रीक भाषा है, लेकिन जनरली आप जाओगे लिपि भी भाषा क्या है, तो ग्रीक भाषा भी और उसका लिपि भी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप जाओगे, यहाँ पर मान लें अफगान भाषा में बहुत सारे हैं, वहां पर लिपि अरमाइक यूज हो रहा है। तो एक क्रम है दोस्तों जो आपको पढ़ने मिलेगा। अब थोड़ा स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखना चाहते हैं कि अभिलेख क्या है, अभिलेख के प्रकार कितने हैं, सारे देखेंगे थोड़ा सा हम लोग। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख बोलो, मगध साम्राज्य बोल लो, प्राचीन काल बोल लो, मौर्य काल बोल लो। तो दोस्तों यहाँ पर अभिलेख का क्या मतलब, व्हाट इज द इंस्क्रिप्शन। तो अभी का मतलब दोस्तों अंदर की ओर लिखना, अभी बताएं। अभी का मतलब अंदर और लेख का मतलब लिखना, अंदर की ओर, अर्थात दोस्तों यहाँ पर अंदर पत्थर पे या धातु पे उत्कीर्ण करना या कुछ लिखना। जैसे शिलालेख माने शिला के अंदर लिखना, स्तंभ मतलब पिलर या खंबे पे कुछ लिखना, गुहालेख मतलब गुफाओं पे कुछ लिखना। भाषा में जनरली या तो संस्कृत या तो प्रकृत या तो मगही या तो अर्धमगही, हिंदी इंग्लिश कुछ भी भाषा प्रयोग हो सकता है। लेकिन उस समय दोस्तों ना तो आप हिंदी उस तरह का था और ना ही अंग्रेजी था। तो आप दोस्तों अगर यहाँ देखा जाए एग्जाम में पूछ देगा तो जनरली इसका तो कहानी ही नहीं होगा और ना ही अंग्रेजी होगा। मान लो अगर लिपि का तर्क लिख देगा देवनागरी लिपि, या फिर यहाँ पर लिख देगा आपका रोमन लिपि, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। क्योंकि उस समय अशोक के समय में दोस्तों ना तो आपका रोमन लिपि है, ना ही देवनागरी लिपि है, ना ही इंग्लिश भाषा है, ना हिंदी भाषा है। तो संस्कृत प्रकृत मगही अर्धमगही का प्रयोग हुआ। और लिपि माने संकेत, इसमें लिपि में देखोगे दोस्तों तो आप क्या उस समय देवनागरी लिपि है तो नहीं है, क्या रोमन लिपि है तो नहीं है, तो कौन सा, तो दोस्तों आप देखोगे ब्राह्मी लिपि है, अरमाइक लिपि है, ख्रोष्टी लिपि है, और एक देखोगे दोस्तों ग्रीक। 4 लिपि का अशोक के अभिलेख में प्रयोग हुआ है। या तो शिलालेख बोल लीजिए, या तो स्तंभ लेख बोल लीजिए, या तो गुहा लेख बोल लीजिए, दोस्तों इसका प्रयोग हुआ है। तो यहां से दोस्तों सवाल पूछा जाता, आप लोग यहाँ का प्रीलिम्स ओरिएंटेड ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। हाँ, इसका विषय क्या है, तो नैतिक जीवन देना चाहते थे कि सभी लोग नैतिक जीवन अपनाओ, धार्मिक जीवन अपनाओ, सभी के बीच में सहिष्णु हो, भाईचारा हो, सत्य हो, अहिंसा हो, करुणा हो, दया हो। क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा कलिंग वार हो चुका है, तो उसको क्या कहीं ना कहीं एक तरह से कंपनसेट करना चाह रहे थे। तो यही सारा दोस्तों उनका विषय जितना भी अभिलेख है यही मिलेगा दोस्तों। करुणा, दान, सत्यता, पवित्रता, सौम्यता, इशारा दोस्तों, सहिष्णु, पिता के प्रति आज्ञाकारी। तो दोस्तों ये सारे आप देख सकते हो कि उनका जो अभिलेख जहां जहां भी मिला है, जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं नैतिक और धार्मिक जीवन पे ज्यादा उनका बल है। अब दोस्तों अभिलेख के प्रकार तो ऑलरेडी बता चुके, रोक एडिक्ट, या तो शिलालेख बोल लो, या तो स्तंभ लेख बोल लो, या तो गुहा लेख। अब शिलालेख को भी 2 भाग में दोस्तों बांट चुके थे, मेजर और माइनर, और पिलर एडिक्ट को भी मेजर और माइनर, और कैब एडिक्ट। यहां से पूछा जाएगा टोटल कितने सारे शिलालेख, तो 14 शिलालेख है, फिर उधर 7 स्तंभ लेख है, 3 गुहा लेख है। तो इनसे भी दोस्तों सवाल पूछा जाएगा आपका। आगे भी स्लाइड में देखोगे शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। देखो दोस्तों ये स्तंभ है, पूरा लंबा लंबा पिलर है, और ये आपका क्या है, शिलालेख है। ये स्तंभ लेख और शिलालेख। आगे भी दोस्तों देखोगे आप इसमें, जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जैसे शिलालेख। तो शिलालेख में दोस्तों देख सकते हो कि 2 प्रकार का शिलालेख है यहाँ पे दोस्तों। हाँ, 2 प्रकार का, एक दीर्घ शिलालेख और एक लघु शिलालेख। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि दीर्घ शिलालेख में जैसे गिरनार का या मानसेहरा का, लघु शिलालेख में दोस्तों जैसे भावरू का। अभी और सारा डिटेल हम लोग नीचे देखेंगे। फिर गुहा लेख में जैसे विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा, कर्ज की झोपड़ी, चौपार की झोपड़ी, आगे गुहा लेख में देखोगे। स्तंभ लेख में जैसे यहाँ पर दोस्तों देखोगे एक लघु और एक दीर्घ। तो लघु में जैसे सारनाथ, जो एक सिंह का जो चित्र देखते हैं हम लोग। और यहाँ पर जैसे देखोगे स्तंभ लेख, जैसे दीर्घ में दोस्तों दिल्ली का टोकरा, दिल्ली का मेरठ, कौशाम्बी का,
लोरिया नंदलगढ़, लोरिया अरारेज, रामपुरवा, तो सारे दोस्तों इसमें आपको भी दिखेगा। तो ये दोस्तों थोड़ा सा ओवरव्यू है, अभी आगे आगे हम लोग देखना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे शिलालेख के तहत दीर्घ मतलब मेजर बड़े बड़े कितने शिलालेख है, तो 14, छोटे शिलालेख 13, पृथक शिलालेख 2। तो यहाँ से जनरली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हालांकि नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी और स्टेट पीएससी वगैरह बीपीएससी वगैरह में नहीं आएगा, लेकिन वनडे एग्जाम या जनरल कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं कि कितने टोटल जो है शिलालेख, दीर्घ शिलालेख 13 है, 14 है, लघु शिलालेख 13 और 2, स्तंभ लेख जो बड़े बड़े हैं, जो मेजर पिलर इडिक्ट है दोस्तों 7 है और माइनर 5 है। तो ये दोस्तों अब सवाल था देखो भाषा और लिपि। तो लिपि में जनरली आप देखो दोस्तों देखोगे तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ, खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ। पाकिस्तान में जितने भी जो मिले हैं स्तंभ लेख या शिलालेख, तो आप देखोगे दोस्तों पाकिस्तान के क्षेत्र में खरोष्टी लिपि में मिले हैं, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में मिले हैं, एशिया माइनर में ग्रीक में मिले हैं जो दोस्तों मैं बताया था, और भारत के जितने भी है जनरली ब्राह्मी लिपि में। अब यहाँ पर इससे एक दो जैसे सवाल पूछा जाता है, जैसे गिरनार, कालसी और मेरठ, ये भारत में सारे पाए गए, तो कौन से लिपि में मिलेंगे, ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे, क्योंकि भारत में जितने भी मिलेंगे दोस्तों ब्राह्मी लिपि में मिलेगा। कौशाम्बी, ये भी जनरली ब्राह्मी लिपि में, इसको क्या रानी का अभिलेख कहा जाता है, कौशाम्बी बोल लीजिए या फिर इलाहाबाद या प्रयागराज, तो इस सारे का जो है नाम एक ही है, इसको रानी का अभिलेख बोलते हैं दोस्तों। फिर गुहा लेख धार्मिक सहिष्णु का परिचायक है, तो गुहा लेख के दोस्तों जैसे देखे तो विश्व झोपड़ी, सुदामा का गुफा, कर्ज चौपार, आगे देखेंगे और भी। फिर जैसे तक्षशिला तथा लगमान, ये जनरली दोस्तों कहाँ, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, तो अफगानिस्तान के क्षेत्र है दोस्तों, तो अरमाइक लिपि में पाया जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं, अभी तो आप अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या है, शिलालेख चल रहा है, अभी शिलालेख के बारे में पढ़ रहे हैं। शिलालेख के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्तंभ लेख। तो अभी जितना भी चर्चा दोस्तों चल रहा है शिलालेख का चल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जनरली शिलालेख था, यहाँ पर शिलालेख है, गुहा लेख है, स्तंभ लेख। तो अभी पूरा का पूरा पहले हम लोग शिलालेख पढ़ेंगे, फिर दोस्तों स्तंभ लेख पढ़ेंगे, फिर गुहा लेख पढ़ेंगे। तो शिलालेख में दोस्तों यहाँ पर 2 प्रकार का शिलालेख देख लिए हैं, एक दीर्घ शिलालेख, एक लघु शिलालेख और पृथक। तो जनरली अभी दीर्घ और लघु की ओर जाएंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, ये बड़ा बड़ा पत्थर है और पत्थर पे लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ। तो देखो दोस्तों इस तरह लिखा जाता था पहले, और मैसेज दिया जाता था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। फिर आप देखो जैसे बृहद, यहां से सवाल पूछेंगे कि बृहद शिलालेख का नाम दे देगा और कहां कहां पाया जाता है। जैसे पूछ लेगा शहबाद या फिर मनसेहरा कहाँ है, तो दोनों पाकिस्तान में। तो कौन सा लिपि में होगा दोस्तों, खरोष्टी लिपि में होगा, क्योंकि पाकिस्तान के क्षेत्र में है। फिर कालसी, इरुरगुड़ी, धौली, जोनन, ये सब बिहार में, सॉरी भारत में। तो भारत में तो जनरली क्या ब्राह्मी लिपि में पाए जाएंगे। इरुरगुड़ी आंध्र प्रदेश में, धौली उड़ीसा में, जोगड़ उड़ीसा में, गिरनार गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में। तो ये सारे जनरली ब्राह्मी लिपि में पाए जाएंगे। और यहां से सवाल पूछ देगा मैच द फॉलोइंग, या तो आप स्टेट पीएससी दो, यूपीएससी दो, तो जनरली मैच द फॉलोइंग दिया जाता है। धौली कहाँ, तो उड़ीसा, जोगड़ कहाँ, तो उड़ीसा। तो दोस्तों यहां से एक सवाल पूछा ही जाता है। फिर आगे आ जाओ आप, अब आते लघु में। तो लघु में जैसे मास्की, गुर्जरा, दोस्तों याद आ रहा मास्की और गुर्जरा, जहां पर अशोक को क्या बताया गया था, देवानामपीर अशोक। तो कौन से शिलालेख में है, तो यहाँ पर मास्की का और गुर्जरा का। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जनरली कहाँ पाया गया, तो सारे के सारे जनरली भारत में। तो भारत में है तो जनरली कौन से लिपि में होंगे, तो ब्राह्मी लिपि में होंगे। लेकिन यहाँ से एक सवाल दोस्तों पूछा जाता है सर, एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे मैंने देखा मास्की से बहुत पूछा जाता है सर। हाँ, मास्की और गुर्जरा से इसलिए पूछा जाता है जनरली क्योंकि उसमें मैक्सिमम की अशोक का नाम जी किस अभिलेख में है, इस वजह से ज्यादा। हाँ, तो इसीलिए ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि और किसी भी में नहीं लिखा हुआ। बस यही एक ऐसा मास्की और गुर्जरा जिसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। मैं एग्जैक्ट वर्ड लिख देता हूं, वर्ड में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, देवानामपीर और अशोक जी। और इसको आप डबल कोट में से बंद कर लीजिए दोनों तरफ से, मतलब इतना बड़ा नाम लिखा हुआ, देवानामपीर अशोक। इसका मतलब मास्की में और गुर्जरा में। हालांकि आप देखोगे निठुर में भी लिखा हुआ, ब्रह्मागिरी में, चारों में लिखा हुआ,
लेकिन जनरली मास्की और आपका गुर्जर से हमेशा पूछता है। और भाबरू लिपि में उसका नाम जो उनका लिखा हुआ पीरदसी, और पीरदसी लिखा हुआ, लेकिन जेम्स प्रिंसप बताए हैं कि प्रियदसी का मतलब क्या है, अशोक है। आप देखोगे जेम्स प्रिंसप सबसे पहले पढ़े थे, जेम्स प्रिंसप सबसे पहले पढ़े थे, और उन्होंने बोला नहीं, प्रियदसी का असली मतलब अशोक है, मतलब अशोक के लिए वर्ड यूज हुआ। तो कौन से, भाबरू अभिलेख में। तो दोस्तों यहां से ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग माइंड में रखिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं, क्योंकि सारे के सारे यूपीएससी में और स्टेट पीएससी में मैच द फॉलोइंग, कौन से शिलालेख, कौन से अभिलेख, कौन से स्तंभ लेख कहां पाया गया, किस भाषा में है, किस राज्य में है, किस क्षेत्र में है, तो सारे दोस्तों यहां से पूछ देगा। अब जैसे मान लो वहां दिया हुआ था कि धौली, तो धौली कहाँ है, तो उड़ीसा में, ऐसे भी दोस्तों दे देता है। यहां पर पूछ देगा कहां पर है, तो मास्की कहाँ है, तो कर्नाटक में। गुर्जरा कहाँ है, तो कहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में। तो यहां से भी एक सवाल बनाए जाते हैं। तो आप देखोगे कि शिलालेख के साथ या तो राज्य दे देंगे या तो क्षेत्र दे देंगे, तो ये भी दिमाग में मैच द फॉलोइंग से एक सवाल आते हैं। तो दोस्तों हमने अभी ऊपर में देख लिया था दीर्घ शिलालेख, फिर देख लिए लघु शिलालेख। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा स्तंभ लेख की ओर आना चाहेंगे। हाँ दोस्तों, यहां से एक सवाल कभी कभी जनरली पूछ लिया जाएगा कि कौन सा शिलालेख किस भाषा में है और कब खोज हुआ है। तो आप देखोगे दोस्तों ये दोनों पाकिस्तान में, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में, अफगानिस्तान के बाद उधर चले जाओ तो ग्रीक लिपि में, और भारत में जो भी मिलेगा तो ब्राह्मी लिपि में। तो जनरली आप देख लो कि खरोष्टी बोल रहा मतलब दोनों कहीं ना कहीं पाकिस्तान में होगा, और जहां जहां ब्राह्मी देखोगे सारा का सारा कहां, भारत में होगा। गिरनार, काठियावाड़, गुजरात का क्षेत्र भारत। इररगुड़ी कहाँ है, आपको देखो करनूल आंध्र प्रदेश। कालसी कहाँ है, देहरादून, तो आप उत्तराखंड। तो आप दोस्तों देखोगे कि पूरा का पूरा जौगढ़, तो कहाँ दोस्तों, उड़ीसा। तो आप दोस्तों देखोगे कि सारा का सारा सवाल यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। सोपारा, ब्राह्मी कहाँ, थाने कहाँ, महाराष्ट्र में। धौली कहाँ, ब्राह्मी कहाँ, पुरी कहाँ, उड़ीसा में। तो दोस्तों यहां से सवाल आता ही है मैच द फॉलोइंग, इसको गलती से भी छोड़ना बेवकूफी है। फिर दोस्तों देखोगे अभी हम लोग शिलालेख देखे कि दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, शिलालेख का खोज कहां की कब हुआ, फिर कौन से शिलालेख कहां कहां है। अब देखिए किसकी शिलालेख में, तो सारे शिला, जैसे जनरली आप देखोगे दीर्घ शिलालेख टोटल 14, तो 14 में 14 महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सारे आपको नहीं पढ़ना है। पहला इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि बहुत ज्यादा निर्मम हत्या हुआ था। तो पहला आप देख सकते हो पशु वध को निषेध किया गया कि पशु को हत्या नहीं करना। सोचो कलिंग का युद्ध इनको इतना मतलब हृदय परिवर्तन किया कि पशु हत्या पर भी निंदा करने लगे। और साथ ही साथ दूसरा अभिलेख में इन्होंने चिकित्सा, पशु चिकित्सा की बात की। जनरली आज हम लोग मानव चिकित्सा की बात करते हैं, उस सदी में भी सोचो कि अशोक पशु चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो पहला दूसरा तो जनरली इंपॉर्टेंट होता है। और एक दो देखो दोस्तों चौथा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भेरी घोष से धम घोष, चंड अशोक से आप देखोगे धर्म अशोक, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हृदय परिवर्तन के लिए। तो जो दोस्तों चौथा अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता। तो पहला दूसरा चौथा, बाकी तो आप ऐसे सारे आपको याद करना ही पड़ेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों 13वां अभिलेख जिसमें बताया है कि कैसे कलिंग में युद्ध हुआ। तो ये दोस्तों आपको सारा का सारा आपको एक बार याद कर लेना, दिमाग में एक बार पढ़ लेना है, रटना नहीं, बस सरसरी निगाह से आपको देख लेना है। इसमें महामात्रों की नियुक्ति कैसे होगा, 5वां में, 6ठा में जान मालों को निपटने के लिए प्रशासनिक सुधार। जनरली क्या होता था, लूट मार ज्यादा होता था। कहा जाता था कि अशोक के काल में अगर कोई बुढ़िया टोकरी पे सोना लेके भी निकल जाएगी तो कोई छीनता नहीं था। इतने शासन प्रशासन इतना केंद्रीकृत था। और आप देखो कि रास्ते में, चारों रास्ते में सराय बनाया गया था, कुआं बनाया गया था। लोग लंबा लंबा दूरी करते थे तो आराम से सोते थे, और सराय में जब बैठते थे तो उनका सामान भी चोरी नहीं होता था। स्ट्रिक्ट नियम था। अशोक का नियम था कि जिस प्रांत में, जिस जिला में अगर चोरी होगा तो उसके जो हेड होंगे उनका हाथ काट लिया जाएगा। तो आप समझ लो कि उस राज्य में अगर कोई
गवर्नर है तो गवर्नर एक्टिव हो जाएगा। नीचे में अगर प्रांत लेवल पे, जिला लेवल पर कोई प्रशासनिक अधिकारी तो एक्टिव हो जाएगा। तो इनके बारे में कहा गया बहुत केंद्रीकृत इनका प्रशासन था। शिष्टाचार का बात देखोगे 9वां अभिलेख में, धर्म की श्रेष्ठता का बात 10वां अभिलेख में ही कर रहे हैं कि नैतिक जीवन ही श्रेष्ठ है। फिर आप दोस्तों देखोगे यहाँ पे देखोगे दोस्तों, धर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध। जो कलिंग युद्ध हुआ दोस्तों तो 13वां अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे जनरली सवाल पूछा जाता है कि 13वां अभिलेख में क्या है, तो कलिंग युद्ध के बारे में 13वां अभिलेख में, शिलालेख में, सॉरी यहाँ पे जंप बहुत ज्यादा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अभी स्तंभ लेख में। अभी तक हम लोग शिलालेख पढ़े, शिलालेख में पढ़े कि शिलालेख क्या है, कितने प्रकार के शिलालेख हैं, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, हर शिलालेख का भाषा क्या था, उसका विषय क्या था, कहाँ कहाँ पाए गए हैं, और टोटल जो 14 दीर्घ शिलालेख थे उसमें हर शिलालेख में क्या मैसेज है। इसमें देखिए कि पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, 4 शिलालेख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों अब देखते हैं हम लोग क्या, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख जनरली जो दीर्घ स्तंभ लेख से सवाल ज्यादा पूछते हैं, 7 दीर्घ स्तंभ लेख है दोस्तों, इनसे सादे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ये दोस्तों आप देख लो कि स्तंभ लेख, स्तंभ देखो दोस्तों पीलर है, और पीलर पे, इस पे देखोगे दोस्तों कहीं कहीं आप लोह स्तंभ जैसा है, जैसे आप जाओगे कुतुब मीनार देखने के लिए दिल्ली में, तो वहां पर देखोगे दोस्तों उसके अंदर में कुतुब मीनार के जो परिसर है उसके अंदर में लोह स्तंभ जो है अशोक के काल में है, तो आप देखोगे वहां पर दिख जाएगा। ये जनरली ये स्टोन है, पत्थर का है। सारनाथ का आप लोग देखे ही होंगे दोस्तों, तो यहां पर ऊपर में क्या है, शेर है, देख लो दोस्तों, और आपको दिखेगा आगे में। ये सारा स्तंभ लेख है दोस्तों, ये भी स्तंभ लेख है। और ये सारे स्तंभ लेख दोस्तों या तो सारनाथ में मिल जाएगा, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, कौशाम्बी, तो आपको देखेगा हर जगह में 6 अलग अलग जगह में 7 स्तंभ लेख पाए गए हैं, दीर्घ स्तंभ लेख। यहाँ से सवाल दोस्तों पूछा जाता है। देखो दोस्तों यहाँ से स्पेशली पूछा जाता है, जैसे जनरली 6 अलग अलग जगह से मिले हैं, तो जैसे जो बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो तो उनसे 3 बिहार में 3 इंपॉर्टेंट स्तंभ लेख पाए गए हैं। एक देखोगे चंपारण, तो चंपारण एक पश्चिमी चंपारण, एक पूर्वी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण में दोस्तों रामपुरवा का बैल पूछा जाता है। रामपुरवा जो स्तंभ लेख मिला है वो कहां पर मिला है, तो रामपुरवा का स्तंभ लेख दोस्तों पश्चिमी चंपारण में मिला। उस पे क्या है, तो बैल है। और एक और पश्चिमी चंपारण में ही मिला है दोस्तों, वो है आपका लोरिया नंदनगढ़। उसमें भी लोरिया नंदनगढ़ में उस पे क्या है, तो उसमें दोस्तों मोर है। तो आप देखोगे लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा दो जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में, और पूर्वी चंपारण में एक है जो है लोरिया अरेराज। तो लोरिया अरेराज एक पीलर है, उस पर कुछ भी नहीं दोस्तों, सिंपल है। तो 3 सवाल बिहार में 3 स्तंभ लेख पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और बाकी जनरली अभी आगे हम लोग देखेंगे एक स्लाइड में कि प्रयागराज में, कौशाम्बी में, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, सारे अभी देखेंगे हम लोग दोस्तों। सात स्तंभ लेख मिले हैं जो 6 अलग, यहां पर देखो प्रयाग, इसको प्रयाग बोल लीजिए, कौशाम्बी बोल लीजिए स्तंभ लेख। अकबर जो इलाहाबाद किला में, इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। यहां से सवाल पूछा है, कौशाम्बी को या फिर प्रयाग को या फिर इलाहाबाद को, इस स्तंभ को क्या बोला गया है, रानी का अभिलेख। एग्जाम में पूछता किस स्तंभ लेख को,
तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख को, कौशाम्बी के स्तंभ लेख को या प्रयागराज के स्तंभ लेख को क्या बोला गया दोस्तों? रानी के अभिलेख। ये दिल्ली टोपरा, जनरली दिल्ली टोपरा कहने का मतलब दोस्तों कि टोपरा पहले हरियाणा का क्षेत्र था। तो हरियाणा का क्षेत्र था, तो जब फिरोज शाह तुगलक, आप देखो कि दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ोगे दोस्तों तुगलक वंश, तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों आप पढ़ोगे तुगलक वंश, तो आप देखो गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली सल्तनत पे आता है तो हरियाणा से उठा के ले आता है दिल्ली में, तो इसको दिल्ली टोपरा। जनरली जो स्तंभ लेख था दोस्तों वो हरियाणा में था, उसको उठा के ले आता कहाँ? दिल्ली में। और एक मेरठ में होता, मेरठ वाला को भी उठा के कहाँ ले आता है? दिल्ली में। तो यहां से पूछ लिया जाएगा कि कौन ऐसे स्तंभ लेख थे जिसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में, तो एक था टोपरा हरियाणा और एक था मेरठ जो यूपी। बाकी दोस्तों यहाँ रामपुरवा का बैल, तो रामपुरवा का बैल तो दोस्तों मैं बता ही चुका हूं। यहां से देख लो बिहार से जो यहाँ पे रामपुरवा, चंपारण, ये दोस्तों कौन सा चंपारण है? तो वेस्ट चंपारण है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी जो प्रीलिम्स दे रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों वेस्ट चंपारण। फिर ये भी लौरी, ये भी एक हो जाएगा वेस्ट चंपारण, और ये हो जाएगा ईस्ट चंपारण। तो यहाँ से बिहार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेगा रामपुरवा, यहाँ पर बैल है दोस्तों, ये पिलर है ऐसे बना हुआ और पिलर के ऊपर में दोस्तों यहाँ बैल का चित्र है, आप देखोगे इसे यहाँ पे, तो बैल का चित्र दोस्तों यहाँ पर यही आप देखोगे राष्ट्रपति भवन में दोस्तों, यही उठा के लाया गया राष्ट्रपति में भवन में। आप देखोगे तो जो बैल का चित्र वगैरह यहाँ से इंस्पायर आप देखोगे रामपुरवा का बैल। इसमें दोस्तों क्या है? मोर है, तो पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों आप देखो कि स्तंभ लेख हम लोग देखें, दीर्घ स्तंभ लेख जहां से सवाल बनाए जा सकते हैं। बाकी आगे भी देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन की कहां कहां से सवाल बन सकते हैं, कहां कहां से आएंगे, अशोक से रिलेटेड भी दोस्तों देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बीपीएससी नहीं, यूपीएससी, कोई स्टेट पीएससी, कोई जनरल कंपटीशन, क्योंकि प्राचीन काल के सोर्स के रूप में अभिलेख हम लोग पढ़ते हैं। जब आप दोस्तों पढ़ोगे इतिहास तो प्राचीन काल के स्रोत, साहित्यिक स्रोत और आपको पढ़ोगे पुरातात्विक स्रोत, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में अभिलेख का बहुत बड़ा योगदान है, तो इससे बहुत सारे सवाल बनाए जाएंगे। फिर देखो दोस्तों जब मौर्य एम्पायर जब बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो कहां कहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हो, उसके मैप से आप देख सकते हो दोस्तों। फिर आप दोस्तों यहाँ पे जो सवाल था जो लास्ट मास्की अभिलेख और गुजरा अभिलेख में दोस्तों देवा नाम पीर अशोक लिखा हुआ, यहां से दोस्तों इसको क्वेश्चन आएगा ही, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिए, यहां से सवाल पूछा जाता है। जो इसके पहले हमारे सर ने एक सवाल किए थे कि सर कहां से सवाल आ सकता है, तो यहां से सवाल पूछता है। तो मास्की अभिलेख या गुर्जरा अभिलेख दोनों ब्राह्मी अभिलेख है और इनका नाम क्या है? तो देवा नाम पीर अशोक, डबल कोटेशन में। ब्रावो अभिलेख में पीरदसी किसने पढ़ा बताया था? तो जेम्स प्रिंसअप, यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले अशोक अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसअप। ब्राह्मी अभिलेख को सबसे पहले इन्हीं ने पढ़ा। गिरनार अभिलेख में क्या नाम है? तो अशोक मौर्य। पुराणों में तो अशोक वर्धन। फिर इसमें सबसे छोटा स्तंभ लेख दोस्तों कौन है? तो यहाँ पर रुंगनी थे, यहां से सवाल पूछा बीपीएससी। फिर आप देखोगे दोस्तों सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? तो सातवां जो है स्तंभ लेख सबसे बड़ा है। तो जनरली दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़े? अभिलेख, जिसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। अभिलेख 3 प्रकार के थे। शिलालेख, शिलालेख को भी 3 भाग में बांटे, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख। फिर क्या था दोस्तों? स्तंभ लेख, उसको भी 2 भाग में बांटे, एक दीर्घ और एक लघु। फिर हम लोग गुफा देखेंगे, गुहा लेख। तो गुहा लेख में दोस्तों हम लोग देखेंगे तो आप देखोगे कि पहले इसको डिलीट करते हैं।
देखो इसमें सवाल है दोस्तों कि शिलालेख कहाँ कहाँ से मिला है, उसका स्थान कहाँ है, उसका राज कहाँ है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को याद, किस भाषा में था, किस लिपि में था, हर लिपि में क्या कुछ बताया गया है। संदेश कहने का मतलब यह सवाल है, आप संदेश कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ से जैसे सवाल बनेगा कहाँ मिला, जैसे पूछ दिया कि गुर्जरा कहाँ मिला, या फिर धौली का अभिलेख किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए कि धौली का अभिलेख उड़ीसा में है, मास्की कहाँ है, कर्नाटक में, गुर्जरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो आपको पता होना चाहिए। फिर किस भाषा में है, खरोष्टी में है, सॉरी किस भाषा में, मतलब आप देखोगे कि हिंदी में, संस्कृत में, मगही में, अर्धमगही में, किस में है, किस लिपि में है, तो बताया तो ग्रीक होगा, अरमाइक होगा, या तो खरोष्टी होगा, तो ब्राह्मी होगा। तो यहाँ से सवाल मैसेज क्या था, जैसे एग्जाम्पल पूछते कि 13वां शिलालेख का मैसेज क्या है, तो कलिंग का युद्ध के बारे में। या फिर पूछ लिया जाए कि पहला शिलालेख में क्या है, तो आप देखोगे पशु बलि पर प्रतिबंध है, पशु बलि पे क्या है, प्रतिबंध है। तो दोस्तों देखो कि मैसेज भी देना चाह रहा है ना, तो यहां से सवाल तो आएंगे ही आएंगे। आपको सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना, सवाल ऐसे पढ़ना है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से प्रीलिम्स में कहाँ क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इतने सारे ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं दोस्तों। अब आगे देखोगे दोस्तों थोड़ा, अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले, स्थान क्या है, भाषा क्या है, खोज करता, हाँ मैंने किस वर्ष में कौन सा जो किस वर्ष में किस शिलालेख का खोज हुआ, तो यहाँ से सवाल बनेंगे। अब देखो गुहा लेख दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ोगे गुहा लेख मतलब गुफा के अंदर। तो गुहा लेख में दोस्तों आप देखोगे जैसे कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, तो आप देखोगे तो अशोक ने गुफा का निर्माण करवाया था, तो उस गुफा में कहीं ना कहीं कुछ संदेश देना चाह रहे थे। तो इस तरह का आप सवाल यहां से गुहा लेख में आएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अब पढ़ेंगे आगे के जो इसके बाद के जो ये सारे बाद के चीजें, इनको हम लोग बाद में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। आज का हमारा टॉपिक था अभिलेख, और प्राचीन काल का जानने का स्रोत सबसे ज्यादा अभिलेख, साहित्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अभिलेख क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। अभिलेख को हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं, साथ ही साथ अभिलेख के तहत हम लोग सारे कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। और किसी प्रकार के मेरे अंदर अगर कमी है दोस्तों तो बताइए उसमें, और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।